नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 13 क्लास 10th तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, जो लिखा गया है प्रहलाद अग्रवाल द्वारा। अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। भाग क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, तीसरी कसम फिल्म को सेलुलाइट पर लिखी कविता क्यों कहा है? उत्तर है, तीसरी कसम फिल्म को सेलुलाइट पर लिखी कविता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेलुलाइट का अर्थ होता है कि कहानी को हूबहू कैमरे की सहायता से पर्दे पर उतारना, और इस फिल्म में हिंदी साहित्य की एक दिल को छू लेने वाली कहानी को बड़ी ही सफलता के साथ कैमरे की रील में उतार कर चलचित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस फिल्म के कविता से सभी भाग जैसे भावुकता, संवेदना और मार्मिकता भरी हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि तीसरी कसम फिल्म नहीं बल्कि कवि शैलेंद्र द्वारा कैमरे की रील पर लिखी गई एक कविता थी। यह इतनी अच्छी फिल्म बनाई गई थी जिस वजह से इसको इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से बोला गया है कि ये सेलुलाइट पर लिखी हुई कविता की जैसे लगती है। इसमें बहुत अच्छे से फीलिंग्स डाली गई थी और सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाया गया था। प्रश्न 2, तीसरी कसम फिल्म को खरीदारों की क्यों नहीं मिल रहे थे? उत्तर है, तीसरी कसम फिल्म की कहानी में जो भावनाएं थी उनको समझना किसी मुनाफा कमाने वालों के लिए आसान नहीं था। इस फिल्म में जिस करुणा के साथ भावनाओं को दर्शाया गया था, फीलिंग्स को दिखाया गया था, उनको किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता था। उनको किसी पैसे के हिसाब से उनकी वैल्यू नहीं बताई जा सकती थी। इसीलिए तीसरी कसम फिल्म को खरीदार नहीं मिल रहे थे। प्रश्न 3, शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है? उत्तर है, शैलेंद्र के अनुसार दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर किसी भी फिल्म निर्माता का कोई भी बिना मतलब की चीज़ दर्शकों को नहीं दिखानी चाहिए। उनका मानना था कि एक कलाकार का ये कर्तव्य है कि वह दर्शकों की पसंद को अच्छा और सुंदर भी बनाने की कोशिश करे। यानी जो व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनको फालतू की चीज़ नहीं दिखाई जाए, उनको भी अच्छी चीज़ दिखाई जाए, अच्छी क्वालिटी की जो कलाकारों का काम होता है वो दिखाना चाहिए। प्रश्न 4, फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है? उत्तर है, फिल्मों में अगर फिल्मों की कहीं त्रासद अर्थात दुखद स्थितियों का वर्णन किया जाता है तो उसको बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। दुख को इतना अधिक भयानक रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि वे लोगों को भावनात्मक रूप से कमज़ोर कर सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों की ओर आकर्षक हो सके। ज़्यादातर पिक्चर्स के अंदर जब कोई सैड सीन्स होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ओवर तरीके से दिखाया जाता है, ज़्यादा बहुत भयानक तरीके से कि बहुत दुख हो रहा है, लोग बहुत दुखी हैं, जबकि रियल लाइफ से वो बिल्कुल अलग होता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म देखें, अट्रैक्ट हों उसकी तरफ। प्रश्न 5, शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। इस कथन में आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, राज कपूर को एशिया के सबसे बड़े शोमैन का हिसाब किताब हासिल था। वे अपनी आँखों में अभिनय करने और अपनी आँखों से ही भावनाओं को दिखाने में माहिर थे। इसके विपरीत, इसके पूरे उल्टे, शैलेंद्र एक उम्दा गीतकार थे जो भावनाओं को कविता के रूप देने में माहिर थे। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को अपनी कविता और फिल्म की कहानी में शब्द रूप दिए और राज कपूर ने भी उनको बड़ी ही खूबी से निभाया। इसका ये मतलब है कि उन्होंने राज कपूर की जो फीलिंग्स थी, जो उसकी एक्टिंग थी, उनके लिए वर्ड्स लिख दिए जो फिल्म के अंदर शब्दों के रूप में स्क्रिप्ट के हिसाब से निकले। प्रश्न 6, लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। शोमैन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, शोमैन का अर्थ होता है जो अपने अभिनय से लोगों को आकर्षित कर सके, अपने निभाए गए किरदार से जो सबको मनोरंजित करे और अंत तक लोगों को अपने अभिनय के साथ जोड़ कर रखे। ये सारी खूबियाँ राज कपूर में कूट कूट कर भरी थी, इसलिए लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। ऐसा इंसान जो अब लोगों को अपने कैरेक्टर के अंदर
पूरा डीप तरीके से डाल दे और लोगों को एंटरटेन कर सके पूरे एंड ऑफ द शो तक, उसे हम शोमैन कहते हैं। प्रश्न 7, श्री 420 के गीत रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति क्यों की थी? उत्तर है, श्री 420 के गीत रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति क्यों की, क्योंकि उनका मानना था कि दर्शकों को 4 दिशाएं तो समझ आ सकती हैं, परंतु दर्शक 10 दिशाओं को समझने में परेशान हो सकते हैं। सामान्यतः दिशाएं 4 ही कही जाती हैं और संगीतकार जय किशन भी 4 दिशाओं का ही प्रयोग करना चाहते थे। मतलब वह फैक्ट्स देख रहे थे, वो जो आर्ट थी उसके अंदर जो वो डालना चाह रहे थे अपने इमोशंस को, उनको नहीं देख पा रहे थे, वो फैक्ट्स की ओर ध्यान दे रहे थे। भाग ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 1, राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों के आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म क्यों बनाई? उत्तर है, राज कपूर जानते थे कि तीसरी कसम फिल्म शैलेंद्र की पहली फिल्म है, इसलिए उन्होंने एक अच्छे और सच्चे मित्र के नाते शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से भी परिचित करवाया था कि हो सकता है ये फिल्म ना चले, असफल हो जाए, फेल हो जाए। परंतु शैलेंद्र तो एक सज्जन भावनाओं में बहने वाला कवि था, जिसको ना तो अधिक धन संपत्ति का लालच था, न ही नाम कमाने की इच्छा थी। वे ना फेमस होना चाहते थे, ना ही पैसा कमाना चाहते थे। उसे तो केवल अपने आप में संतोष की कामना थी। वे बस अपने आप से सेटिस्फाइड होना चाहते थे। संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन पाना चाहते थे अपने काम से, अपने इमोशंस में। तीसरी कसम की मुख्य कहानी में जो भावनाएं थी वे शैलेंद्र को दिल को छू गई थी और वे इस फिल्म को बनाने का मन बना चुके थे। प्रश्न 2, तीसरी कसम में राज कपूर का महिमामय व्यक्तित्व किस तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तीसरी कसम फिल्म राज कपूर की फिल्मी जीवन में अभिनय का वह पड़ाव थी जब राज कपूर को एशिया के सबसे बड़े शोमैन का स्थान मिल चुका था। राज कपूर का अपना खुद का व्यक्तित्व ही कहावत बन चुका था। लोग उनकी मिसाल देने लगे थे। लेकिन तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर ने अपने उस महान व्यक्तित्व को पूरी तरह से हीरामन बना दिया था। पूरी फिल्म में राज कपूर कहीं भी हीरामन का अभिनय करते हुए नहीं दिखे, बल्कि वे तो खुद ही हीरामन बन गए थे। यानी वे कैरेक्टर का एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो खुद ही कैरेक्टर में पूरी तरीके से ढल चुके थे। ऐसा हीरामन जो हीराबाई की फेनू गिलासी बोली पर प्यार दिखाता है, उनकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर अपना सब कुछ हारने को तैयार है और हीराबाई के थोड़े से भी गुस्सा हो जाने पर अपने आप को ही दोषी ठहराता हुआ सच्चा हीरामन बन जाता है। प्रश्न 3, लेखक ऐसा क्यों लिखा कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है? उत्तर है, तीसरी कसम फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम पर आधारित है। शैलेंद्र ने इस साहित्य के सभी पात्रों, भावनाओं, घटनाओं को हूबहू दर्शाया है, एज इट इज़। कहानी का एक छोटा सा भाग, उसकी छोटी से छोटी बारीकियाँ फिल्म में पूरी तरीके से दिखाई हैं। स्मॉल से स्मॉल डिटेल, सब कुछ क्लियरली जैसा उस स्टोरी में लिखा गया था, बिल्कुल वैसी ही फिल्म बनाई गई है। राज कपूर जानते थे कि तीसरी कसम फिल्म शैलेंद्र की पहली फिल्म है और ये एक भावनात्मक फिल्म है, इमोशनल फिल्म है, ड्रामा है। इसलिए उन्होंने एक अच्छे और सच्चे मित्र के नाते शैलेंद्र की फिल्म की असफलता के खतरों से भी परिचित करवाया। उनको बता दिया था कि ये फिल्म ज़्यादा नहीं चल पाएगी। परंतु शैलेंद्र तो एक सज्जन भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति था। वह तो इमोशन वाला पर्सन था, जिसको ना तो अधिक धन संपत्ति का लालच था और ना ही काम करने की इच्छा थी। उसे तो केवल अपने आप से संतोष की कामना थी। इस फिल्म की कहानी में जो भावनाएं थी उनको समझना किसी मुनाफा कमाने वालों के लिए आसान नहीं था। इसीलिए जिस करुणा के साथ भावनाओं को दर्शाया गया था उनको किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता था। जो इमोशंस उस फिल्म में दिखाए गए थे, जो काम, जो मेहनत उन्होंने उस फिल्म में करी थी, उसकी कोई पैसों में वैल्यू इतनी आसानी से नहीं निकाल पा रहा था। शैलेंद्र ने मूल कथा को यथारूप में प्रस्तुत किया, जैसी ओरिजिनल स्टोरी थी बिल्कुल वैसी ही दिखाई गई। इन सभी कारणों की वजह से लेखक ने लिखा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना यानी स्टोरी टेलिंग्स के अंदर 100% न्याय किया है, यानी पूरी
तरीके से, फेयर तरीके से वो फिल्म बनाई गई है। प्रश्न 4, शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषताएं हैं? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, शैलेंद्र ने जो भी गीत लिखे वे सभी बहुत पसंद किए गए। शैलेंद्र ने कभी झूठे रंग ढंग या दिखावे को नहीं अपनाया। वे अपने गीतों में भावनाओं को अधिक महत्व देने वाले थे, ना कि अपने गीतों को कठिन बनाने वाले। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे, क्योंकि इसमें सच्ची भावना झलक रही है। उनके गीत नदी की तरह शांत तो लगते थे, परंतु उनका अर्थ समुद्र की तरह गहरा होता था। उनका मानना था कि एक कलाकार का ये कर्तव्य भी है कि वह दर्शकों की पसंद को अच्छा और सुंदर बनाने की भी कोशिश करे, यानी लोगों की एंटरटेनमेंट देखने की क्वालिटी को बढ़ाए भी। प्रश्न 5, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, तीसरी कसम फिल्म शैलेंद्र की पहली और आखिरी फिल्म थी। शैलेंद्र को ना तो अधिक धन संपत्ति की लालच था, ना ही नाम कमाने की इच्छा। उन्हें तो केवल अपने आप में संतोष कमाने की इच्छा थी। इसलिए फिल्म में जिस करुणा के साथ भावनाओं को दर्शाया गया था, उसको किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता था। शैलेंद्र ने राजकुमार और वहीदा रहमान की भावनाओं को शब्द दिए, उनमें स्क्रिप्ट लिखी। उनका मानना था कि फिल्म निर्माता को कोई भी बिना मतलब किसी चीज़ दर्शकों को नहीं दिखानी चाहिए। एक कलाकार का ये कर्तव्य भी है कि वह दर्शकों की पसंद को अच्छा और सुंदर बनाने की कोशिश करे। शैलेंद्र ने जो भी गीत लिखे वे सभी बहुत पसंद किए जाते हैं। शैलेंद्र ने कभी झूठे रंग ढंग या दिखावे को नहीं अपनाया। तीसरी कसम फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम पर आधारित है। शैलेंद्र ने इस साहित्य के सभी पात्र घटनाओं को हूबहू दर्शाया। जो भी कैरेक्टर्स थे, जो सिचुएशंस थी, उनको एज इट इज़ दिखाया गया। कहानी के एक छोटे से छोटा भाग, छोटी से छोटी बारीकियाँ फिल्म में पूरी तरीके से दिखाई गई थी। सारी डिटेल्स को, सारी स्मॉल डिटेल्स को भी क्लियरिटी से सब कुछ अच्छी तरीके से उस फिल्म में दिखाया गया था। प्रश्न 6, शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्म में झलकती है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्म में झलकती है। शैलेंद्र ने कभी भी झूठे रंग ढंग या दिखावे को नहीं अपनाया। वे अपने गीतों में भावनाओं को अधिक महत्व देने वाले थे, ना कि अपने गीतों को कठिन बनाने वाले। वे चाहते थे कि दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर किसी भी फिल्म निर्माता को कोई भी बिना मतलब की चीज़ दर्शकों को नहीं दिखानी चाहिए। उनका मानना था कि एक कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह दर्शकों की पसंद को अच्छा और सुंदर भी बनाने की कोशिश करे। उनके गीत नदी की तरह शांत तो लगते थे, परंतु उनका अर्थ समुद्र की तरह गहरा होता था। इसी विशेषता को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी अपनाया था और अपनी फिल्म में भी इसी विशेषता को साबित किया था। प्रश्न 7, लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है, आप कहाँ तक सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शैलेंद्र ने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सिर्फ एक सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था, यानी जो रियल पोएट है वो ही बना सकता है इस फिल्म को, क्योंकि इतनी भावुकता केवल एक कवि के हृदय में ही हो सकती है। इतनी ज़्यादा इमोशंस एक पोएट के दिल में ही हो सकते हैं। यह फिल्म कला से परिपूर्ण थी, जिसके लिए इस फिल्म को बहुत तारीफ मिली। इस फिल्म में शैलेंद्र की भावुकता पूरी तरह से दिखाई देती है। इस फिल्म की कहानी में जो भावनाएं थीं, उनको समझना किसी मुनाफा कमाने वाले के लिए आसान नहीं था। इस फिल्म में जिस करुणा के साथ भावनाओं को दर्शाया गया था, उनको किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता। शैलेंद्र के द्वारा लिखे गीतों में सच्ची भावना झलकती है। उनके गीत नदी की तरह शांत तो लगते थे, परंतु उनका अर्थ समुद्र की तरह गहरा भी होता था। लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है, हम पूरी तरह से सहमत हैं। मतलब उनके गीत बहुत सिंपल से होते थे, नदी की तरह शांत, यानी उनकी लाइंस बहुत सिंपल होती थी, बट उनका मीनिंग बहुत डीप होता था, समुद्र की तरह गहरा होता था। भाग ग, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था, जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। उत्तर है, जब राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र के नाते शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से भी परिचित करवाया, तो शैलेंद्र की
ने उनकी बातें मानी नहीं, क्योंकि शैलेंद्र एक भावनात्मक कवि था जिनको ना तो अधिक धन संपत्ति का लालच था और ना ही कामना की इच्छा थी, नाम कमाने की इच्छा थी। उन्हें तो केवल अपने आप में संतोष ही कमाना था, यानी वे अपने आप से सेटिस्फाई रहना चाहते थे, उन्हें पैसे कमाने की इच्छा नहीं थी। भाग 2, उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथेलपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वे उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। उत्तर: जब संगीतकार जयकृष्ण ने गीत प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल की एक पंक्ति, रातें दसों दिशाओं में कहेंगी अपनी कहानियों में आपत्ति जताई, और उनका कहना था कि दर्शकों को 4 दिशा तो समझ आ सकती है, परंतु 10 दिशाओं को समझाने में परेशान हो सकते हैं। लेकिन शैलेंद्र इस पंक्ति को बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। वे चाहते थे कि दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर किसी भी फिल्म निर्माता को कोई भी बिना मतलब की चीज़ दर्शकों को नहीं दिखानी चाहिए। उनका मतलब था कि एक कलाकार का ये कर्तव्य भी है कि वह दर्शकों की पसंद को अच्छा और सुंदर बनाने की कोशिश करे। भाग 3, व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ाने का संकेत देती है। उत्तर है, शैलेंद्र के गीतों में सिर्फ दुख दर्द नहीं होता था। शैलेंद्र के गीतों में दुख से निपटने और उनका सामना करने का इशारा भी होता था, और वो सारी क्रिया प्रणाली भी मौजूद रहती थी जिसका सहारा लेके कोई भी व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। यानी कि उनके गाने के अंदर सिर्फ वो अपने दुख के बारे में नहीं बताते थे, वो ये भी बताते थे कि कैसे हम उन दुखों से दूर हो सकते हैं, उनसे कैसे उनका सामना करके हम उनसे आगे बढ़ सकते हैं। पूरी प्रोसेस वो दिखाते थे, कैसे हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं अपने सॉन्ग के अंदर। उनका मानना था कि दुख कभी भी इंसान को नहीं हरा सकता, बल्कि हमेशा उन्हें आगे बढ़ाने का इशारा देता है। यानी कोई परेशानी आती है तो वो आपको हरा नहीं सकती है, आपको आगे बढ़ने के लिए और सपोर्ट देती है और आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करती है। चौथा, दरअसल इस फिल्म की सद्वेदना किसी 2 से 4 बनाने वाले का गणित जानने वाले की समझ से परे है। उत्तर है, तीसरी कसम फिल्म की कहानी में जो भावनाएं थी उनको समझना किसी मुनाफा कमाने वाले के लिए आसान नहीं था। इस फिल्म में जिस करुणा के साथ भावनाओं को दर्शाया गया था उन्हें तराजू में नहीं तोला जा सकता। जिस तरीके से इस फिल्म के अंदर इमोशंस को दिखाया गया था, वो इमोशंस कोई प्रॉफिट कमाने वाला इंसान नहीं देख सकता। 5वां, उनके गीत भाव प्रणव थे, दुरूह नहीं। उत्तर है, शैलेंद्र ने जो भी गीत लिखे वे सभी बहुत पसंद किए गए। शैलेंद्र ने कभी झूठे ढंग या दिखावे को नहीं अपनाया। वे अपने गीतों में भावनाओं को अधिक महत्व देने वाले थे, ना कि अपने गीतों को कठिन बनाने वाले। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे, क्योंकि इसमें सच्ची भावनाएं झलक रही हैं। उनके गीत नदी की तरह शांत लगते थे, परंतु उनका अर्थ समुद्र की तरह गहरा होता था। इसी के साथ ये क्वेश्चन आंसर्स का टॉपिक खत्म। टिल देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे अहेड। बाय।